हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू माय चैनल एक्सेल योर इकोनॉमिक्स। आज की वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं बैक टू 11th स्टैंडर्ड। इन माय प्रीवियस वीडियो ऑफ 11th स्टैंडर्ड आई हैव टॉट यू द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, मींस अदर देन प्राइस व्हाट आर द फैक्टर्स which were affecting individual demand and market demand. So in today video we will continue after that is law of demand. एक्चुअली में लॉ क्या है, डिमांड का रिलेशन अब हम यहाँ सिर्फ प्राइस के साथ पढ़ेंगे, बाकी सारे फैक्टर्स को अब हम कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि जो एक्चुअली कंज्यूमर की डीलिंग है वो फर्स्ट किसके साथ है, प्राइस के साथ। वेन एवर यू गो टू द मार्केट, वट एवर यू वॉन्ट टू परचेज, फर्स्ट यू आस्क फॉर price. So this is why price matter. So here we'll discuss the relation of demand only with price. So before I start, my same appeal, those who are new on my channel, please do like, share and subscribe it, and also press on bell icon. So here we'll start the today video. Law of demand. The law of demand states the relation of price and quantity. It means in today theory, in today aspect, we will only study about price and quantity demanded. Like I told you, what is the relation between the two that need to be discussed on the basis of available requirement. तो अब हम जो पढ़ रहे हैं सबसे पहले उसमें हम देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इस थ्योरी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इस लॉ को हम कैसे जानेंगे। लॉ स्टेट्स दैट अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। पंच लाइन, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। व्हाट आर दोज अदर थिंग? इफ यू गॉट रिमेंबर, दोज अदर थिंग वाज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इनकम, पॉपुलेशन एंड ऑल। तो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले जो अदर फैक्टर्स थे देन प्राइस, वो सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। इनवर्सली रिलेटेड मीन्स नेगेटिवली रिलेटेड। कैसी रिलेटेड है? नेगेटिवली रिलेटेड। इट मीन्स व्हाट? When price increases, quantity demanded decreases. When price decreases, quantity demanded increases. So this is the fundamental relation between price and quantity demanded, because of which law of demand states. So according to the law, now we have understood what is the definition is saying here. Simple the word कि अदर थिंग कांस्टेंट रहेंगी, सिर्फ दो ही चीजों के बीच रिलेशन है, और वो भी कैसा है, उल्टा है, नेगेटिव है। प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होगी, जब प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। अब इस लॉ ऑफ डिमांड के कुछ अजम्पशंस हैं दैट विल डिस्कस हियर नाउ। व्हाट आर दोस अजम्पशन? Assumption means we have some foundation in the law according to which if anything will change into it, law will not apply. Are you getting this point? Means there are certain things in which we are bounding the law. यानी ये लॉ जो है इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर ही काम करेगा, अगर कुछ भी चेंज आया तो ये लॉ फेल हो जाता है। तो लॉ ऑफ डिमांड के अगेन अजम्पशन है, लाइक हमारी प्रीवियस थ्योरी हमने पढ़ी, यूटिलिटी पढ़ी, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा, सारे बिहेवियर में हमने देखा आईसी का भी अजम्पशन थे, यूटिलिटी के भी अजम्पशन थे, हर चीज के अजम्पशन होते हैं, इनफैक्ट पीपीसी के भी अजम्पशन थे। तो अजम्पशन तो होते ही हैं, क्योंकि अगर हम अजम्पशन नहीं रखें, बाउंड्री नहीं दें, तो हमें पता है कि इन दिस करंट वर्ल्ड, इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, मेनी फैक्टर्स आर देयर व्हिच आर इन्फ्लुएंसिंग द मेन फैक्टर। तो इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए, बाहर की चीजों को उस पर इफेक्ट कम करने के लिए हमें उन पे अजम्पशंस रखने पड़ते। सो हियर द फर्स्ट अजम्पशन इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स नॉट चेंज। रिलेटेड गुड्स वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स, राइट। तो दोनों गुड्स के बीच में ना तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस चेंज होनी चाहिए, ना ही सब्स्टिट्यूट की। अगर चेंज हुई तो कंज्यूमर का रिएक्शन एकदम से आता है। सो इन दैट केस हम उसका लॉ यानी प्राइस और डिमांड का रिलेशन नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट, नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। डेफिनेटली अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, 100 से 200 रुपए मिल जाए आपको एक दिन में पॉकेट मनी, तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो आपका प्राइस से कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। इसलिए हमें प्राइस को देखने के लिए, प्राइस का रिलेशन चेक करने के लिए इनकम को भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर में किसी भी तरह की प्राइस के चेंज होने की कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में मेरी प्रेजेंट कमोडिटी की प्राइस कम हो जाएगी, तो आप आज डिमांड नहीं करोगे। फिर हम कैसे चेक करेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? फॉर दिस रीजन अगेन वन मोर अजम्पशन, नो एक्सपेक्टेशन। हमें कोई उम्मीद नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा। वी आर डूइंग आवर कंजम्पशन फॉर करंट लेवल। नेक्स्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस रिमेन कांस्टेंट। वो चेंज नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हुआ कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या
एकदम ही जब जा रहे हो कुछ लेने के लिए आपका टेस्ट एकदम बदल जाए, लेने कुछ गए लेके कुछ और आ गए, वो भी नहीं होना चाहिए, तभी तो हम प्राइस से रिलेशन चेक कर पाएंगे। सो टेस्ट प्रेफरेंसेस रिमेन कांस्टेंट। अब इसी लॉ ऑफ डिमांड को हमें एक्सप्लेन करना है विद द यूज ऑफ टेबल एंड डायग्राम। सो हियर वी हैव द टेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द लॉ, it states price increase, demand decreases, price decrease, demand increases. Here is the schedule, you can see here, price which decreases, और अगर उल्टा देखें it is increasing, right? उसके रिलेशन में डिमांड, क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स, जब प्राइस फॉल होने लगी डिमांड बढ़ने लगी, जब प्राइस इंक्रीज होने लगी डिमांड डिक्रीज होने लगी। इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें, ये बनाया हमने एक्सेस, 0x पे हमने क्या दिखाई है, क्वांटिटी डिमांडेड, 0y पे दिखाई है हमने प्राइस। Now you can see initial price was P, at A point consumer is demanding Q quantity, right? When price increases demand decreases and consumer reaches to C point. When price decreases demand increases and consumer reaches to B point. So in that case you can see the law of demand with the use of schedule and diagram. इसको हमें explain करना है the same way I have explained here. 0x पे हमने क्या दिखाया, 0y पे क्या दिखाया। P A पॉइंट शोज OP प्राइस पे कंज्यूमर OQ डिमांड कर रहा है। जैसे ही प्राइस OP 1 हो जाती है, यानी P से P1 हो जाती है, कंज्यूमर की डिमांड Q से Q1 हो जाती है और कंज्यूमर C पॉइंट पर आ जाता है। प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड कम हो गई, प्राइस फॉल के साथ डिमांड बढ़ गई। सो दिस इज लॉ ऑफ डिमांड विद assumption, with definition, schedule and diagram. Now we are going for the next segment of this law, that is Why does law operate? ये लॉ क्यों ऑपरेट होता है, यानी इस लॉ के पीछे क्या कारण है, किस वजह से ये रिलेशनशिप प्राइस और डिमांड का नेगेटिव है, क्या क्या चीजें इसको और अफेक्ट कर रही हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जिसकी वजह से ये लॉ रियलिटी में भी अप्लाई हो रहा है, जब प्राइस में कुछ भी चेंज आए हमारा रिएक्शन ऐसे निकल के आता है। अगर प्राइस फॉल होती है हम तुरंत भागते हैं, जैसे हमें ऑफर मिलते हैं हम तुरंत भागते हैं। ऑफर का मतलब क्या होता है, प्राइस में चेंज, और प्राइस के चेंज होने के साथ हमारा रिएक्शन क्विक होता है। सो दिस इज व्हाई। तो उसके पीछे एक्चुअली फैक्टर्स क्या हैं, क्यों ये लॉ ऑपरेट होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आए भी थे जब बोर्ड में माइक्रो हुआ करती थी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो रीजन, व्हाई डज द लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट, व्हाई देयर इज रिलेशन, व्हाट why there is negative relation between price and demand, ये सारी बातें एक ही हैं। देखो 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रीजन बिहाइंड द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, सेकेंड व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट, थर्ड व्हाई देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो उन सब के आंसर यही हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। याद आ गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, गॉसन्स फर्स्ट लॉ, फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या है, विद द इंक्रीज इन एडिशनल कंजम्पशन ऑफ अ सेम कमोडिटी, यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। अंडरस्टूड। जैसे जैसे हम एडिशनल क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं सेम कमोडिटी की, उस एडिशनल कंजम्पशन से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन होता है। यही लॉ था ना, याद आ गया ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी अप्रोच, राइट। तो लॉ क्या था पहले हम यहां देख लेंगे। जैसे जैसे कमोडिटी एक्स की बात कर रहे हैं हम, जैसे जैसे कमोडिटी एक्स का कंजम्पशन बढ़ता है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, यानी एक एक यूनिट बढ़ती जा रही है, MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, व्हाइल प्राइस रिमेन सेम। हर बार प्राइस तो सेम ही रहती है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है। अब सेम प्राइस बात करते हैं यहाँ, पहले प्राइस 10 थी, 8642, तो जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हुई डिमांड बढ़ती चली गई, राइट। डिमांड बढ़ी, 4 पे आकर के हम कांस्टेंट हुए, और अब हमने इसी प्राइस पर 1 2 3 4 बढ़ गई ना डिमांड, 8 क्वांटिटी ले ना, 8, यहाँ पे हम 5 का एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे ही प्राइस 4 पर आगे डिक्लाइन हो गई तो हमने 5 क्वांटिटी उस कमोडिटी की खरीद ली, एंड व्हेन वी स्टार्ट्स कंज्यूमिंग इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, राइट। नाउ व्हाट हैपेंड, MUX का रिलेशन ऐसे निकल के आया, इनिशियली तीनों एस्पेक्ट पे MUX इज ग्रेटर देन PX, इधर आके वो इक्विलिब्रियम पे आया और यहाँ पर वो डिक्लाइन हो गया। अब
So with this what happened, when price falls consumer starts purchasing more of that same commodity. So we can see जैसे ही प्राइस फॉल होती है कंज्यूमर की डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ती ही वो ज्यादा कंज्यूम करने लगता है और मार्जिनल यूटिलिटी फॉल हो जाती है और फिर एक स्टेट आता है कि उसकी डिमांड उसके कंजम्पशन के बराबर हो जाती है. दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, जहां वो सेटिस्फाइड है. उसके बाद जैसे ही वो सेम प्राइस पर खरीद रहा है तो उसका यूटिलिटी फॉल हो रहा है और फिर क्या हो जाएगा, अब उसकी डिमांड कम होने लग जाएगी. सो दिस इज हाउ, जैसे यूटिलिटी ज्यादा फॉल होने लगती है और डिसइक्विलिब्रियम आने लगता है तो हम ऑटोमेटिकली डिमांड कम करने लगते हैं और फिर प्राइस ज्यादा दिखने लगती है. तो प्राइस और डिमांड का रिलेशन यहाँ भी नेगेटिव प्रूफ होता है विद द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. फॉर दिस रीजन इट इज अप्लाइड इन दिस वे, क्योंकि जैसे ही प्राइस फॉल हुआ हमने ज्यादा खरीदा, ज्यादा कंज्यूम किया एंड यूटिलिटी स्टार्ट्स फॉलिंग. और जैसी प्राइस बढ़ेगी हम कम खरीदेंगे, यूटिलिटी स्टार्ट्स राइजिंग. सो दिस इज हाउ वी रिएक्ट. नेक्स्ट इज इनकम इफेक्ट. Now here we'll discuss income as real income. Now what is real income? Real income means it is the income which is changed due to the change in price. It is not due to the change in budget of the consumer. यानी कंज्यूमर की जो मेन इनकम है उससे चेंज नहीं आया है, ये चेंज आया प्राइस में चेंज होने की वजह से. कैसे हुआ, जो गुड 10 रुपए की मार्केट में मिलती थी, हमें पता है जो गुड 10 रुपए की मार्केट में मिलती थी और जब आप इसको लेने जाते तो आप सिर्फ इसकी एक क्वांटिटी लेके आते थे, राइट. पर जैसे ही उसकी प्राइस फॉल हुई 5 रुपए पर आ गई, क्या रिएक्शन हुआ आपका, आप एक ला रहे थे ना, अब आपका क्या हो गया, रियल इनकम बढ़ गई. रियल इनकम मीन्स आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई. योर परचेजिंग पावर टू बाय दैट कमोडिटी हैज बीन इंक्रीज. फॉर दिस रीजन नाउ यू विल परचेज 2 क्वांटिटी ऑफ दैट गुड, राइट. क्योंकि पहले 10 रुपए की थी तो आप एक ही ला पा रहे थे. जैसे ही प्राइस फॉल हुई आपकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ गई, आपकी रियल इनकम बढ़ गई, आपकी 5 रुपए एक्स्ट्रा हो गई इनकम. तो उस एक्स्ट्रा 5 रुपए से आपने एक और एक्स्ट्रा क्वांटिटी खरीद ली. सो इन दिस वे इनकम इफेक्ट विल वर्क, दैट इन टर्म्स ऑफ रियल इनकम. नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. वी ऑल नो सब्स्टिट्यूट गुड्स बिहेवियर कैसा है, सेम पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशनशिप है. इफ एनी सब्स्टिट्यूट गुड ऑफ योर कमोडिटी बिकम रिलेटिवली चीपर, व्हाट विल हैपन. भाई आपकी गुड का प्राइस नहीं चेंज हुआ बट आपकी सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस चेंज हो गया, तो कैसा रिएक्शन आएगा, आप तुरंत उसको खरीदने भागोगे. तो जैसे उसकी प्राइस फॉल हुई उसकी डिमांड बढ़ गई और गिवन गुड की डिमांड अपने आप ही कम हो गई, राइट. तो क्या हुआ, उसकी प्राइस कम हुई और यहाँ गिवन गुड की डिमांड कम हुई. ये तो हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था. बट अगर हम सब्स्टिट्यूट गुड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो गुड रिलेटिवली चीपर हो गई, हमारी गिवन गुड से वो रिलेटिवली चीपर हो गई. यानी टी जो है वो कॉफी से महंगी लगने लग गई, राइट. तो अब हम क्या खरीदने लग जाएंगे, कॉफी की प्राइस फॉल हो गई, डिमांड बढ़ गई क्योंकि वो रिलेटिवली चीपर हो गई. तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन रिलेटिवली चीपर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड. चीप अवेलेबिलिटी ऑफ गुड की वजह से हमारी डिमांड अचानक से स्विच हो जाती है. नेक्स्ट, चेंज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर. डेफिनेटली जैसे ही प्राइस फॉल होती है उसके कंज्यूमर्स बढ़ जाते हैं. कंज्यूमर्स बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ती चली जाती है मल्टीपल टाइम विद द फॉल इन प्राइस. तो नंबर ऑफ कंज्यूमर इज अनदर फैक्टर बिकॉज ऑफ विच दिस लॉ ऑपरेट, राइट. एंड द लास्ट इज हियर वेरियस यूज ऑफ अ कमोडिटी. लाइक वी ऑल नो दैट मिल्क का यूज कई तरह से होता है. अगर मिल्क की प्राइस में कमी हो जाए, थोड़ी सी भी चेंज आ जाए तो हम तुरंत मिल्क ज्यादा खरीद लेते हैं इवन फॉर अ डेली यूज कंजम्पशन. अगर आपका दूध वाला कह दे कि आज मैं कम प्राइस पे दे दूंगा तो आप उससे एक्स्ट्रा ले लोगे. उसका क्या यूज है, क्योंकि मिल्क आप यूज कर सकते हो घर में शेक्स बनाने के लिए, अपने कोल्ड कॉफीज बनाने के लिए, इनफैक्ट दही जमाने के लिए, पनीर बनाने के लिए, खीर बनाने के लिए. जैसे ही आपको लगा कि आज प्राइस कम मिल रही है तो क्यों ना थोड़ा दूध ज्यादा ले लें और हम इसका और तरह से काम में ले सकते हैं. अगर मैं हलवाई वाले की बात करूं तो उसके लिए तो रिलेशन ही अलग है, बिकॉज उसके लिए तो डेली दूध की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है. तो जैसी प्राइस कम होता है वो तो एक्स्ट्रा ज्यादा ही खरीद के रखता है. तो जिस गुड के मल्टीपल यूजेस होते हैं, जिन गुड के वेरियस यूजेस होते हैं, उनकी प्राइस में स्लाइट डिक्लाइन होने पर ही उसकी डिमांड एकदम से बढ़ जाती है. सो दिस इज why we have this operation of law of demand. I hope you all have understood the theory of law of demand with definition along with assumption, schedule and diagram, and why does this law operate or reason behind the application of law of demand. 5 reasons are here. Main reason is
law of diminishing marginal utility. Second main reason, income effect. Third, substitution effect, change in number of consumer, various use of commodity. So that is all about this session. Now we'll discuss exception of the law. So now we'll go to discuss the another part of law of demand. हमने मीनिंग समझा, टेबुलर प्रेजेंटेशन समझा, why law operate ये भी समझ लिया. अब समझते हैं कि एक्सेप्शन ऑफ द लॉ क्या है. मीन्स वेयर लॉ डज नॉट अप्लाई, यानी कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेज हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है. इट मीन्स देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. विच से प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, price decreases, quantity demanded decreases. So what type of relationship is there that we need to discuss? Direct relationship, यानी अब inverse relationship नहीं है, negative नहीं है, positive है. Price बढ़ेगी, you can see in the diagram. When price was P, quantity demanded was Q. When price increases, demand increases. When price decreases, demand decreases. That shows direct or positive relation between price and quantity demanded. So why this has happened? क्योंकि हमारी कंट्री में या वर्ल्ड वाइड भी देखो, कोई भी कंज्यूमर हो, कई गुड्स ऐसी होती हैं जहां पर हमारी डिमांड लॉ पे डिपेंड नहीं हो रही है, यानी नेगेटिव रिलेशन नहीं है. कई बार हमने ऐसा देखा मार्केट में, लोग हाई प्राइस गुड को खरीदना चाहते हैं, लोग ऐसी गुड्स को होल्ड करना चाहते हैं जिनकी प्राइस ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में हाई है और फिर भी वो उसके साथ रहना चाहते हैं. तो क्या है ये सिचुएशन जिसकी वजह से ये लॉ ऑपरेट नहीं हो रहा है, ये लॉ काम नहीं कर रहा है? तो वो एक्सेप्शंस ये सारे हैं. पहला एक्सेप्शन है गिफिन गुड्स. गिफिन गुड्स विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट गिफिन इन 19th सेंचुरी. क्योंकि जब इन्होंने देखा, इन्होंने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया कि मार्केट में जो पुअर कैटेगरी है वो ब्रेड, जो जैसे ही ब्रेड की प्राइस हाई हो रही है वो उसी ब्रेड को और ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं. तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कैसे रिएक्शन आया कि जब हम कहते हैं कि प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड कम हो जाती है, लेकिन व्हाई दीज पुअर पीपल आर बिहेविंग लाइक दिस, कि प्राइस बढ़ी और डिमांड भी बढ़ा दी. तब उन्होंने इसकी रिसर्च करी, इसको समझा और फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पे हमारे आसपास कुछ ऐसी इंफीरियर गुड्स हैं, मोस्ट इंफीरियर जिसको हम कह सकते हैं, जिसका कंजम्पशन नॉर्मली पुअर क्लास करती है, यानी नॉर्मल क्लास या अबव मीडियम क्लास इसका कंजम्पशन नहीं करती, रिच पीपल इसका कंजम्पशन नहीं करते. जनरली इन प्रोडक्ट का कंजम्पशन पुअर कैटेगरी के लोग ही करते हैं. उस गुड्स को हम कहते हैं मोस्ट इंफीरियर गुड. तो वो मोस्ट इंफीरियर गुड्स क्या है, उनका रिलेशन ऐसा ही होता है. तो वो कैसे एक्सप्लेन करना है हमें समझना है. इंफीरियर गुड्स लाइक लो क्वालिटी ऑफ राइस, व्हीट एंड बाजरा, यानी लो क्वालिटी के राइस हो गए, व्हीट और बाजरा. वी ऑल नो कि जो बाजरा का कंजम्पशन है वो जनरली आप और हम नहीं करते हैं. हम उसको कब कंज्यूम करते हैं? जनरली विंटर्स में, या फिर हमें जब टेस्ट चाहिए कुछ डिफरेंट खाने के लिए. अदरवाइज जो बाजरा है, जो लो प्राइस राइस है, जो लो प्राइस व्हीट है, जो राशन डिपोट्स में मिलता है, उसका कंजम्पशन मीडियम क्लास या अबव मीडियम क्लास यूज नहीं करती. इसका मतलब वो गुड्स कैसी हैं? इंफीरियर हैं, मोस्ट इंफीरियर है. अब सोचो, जैसे ही अगर पुअर क्लास के पीपल की इनकम बढ़ जाएगी, इनकम इंक्रीज होगी, तो क्या वो इस इंफीरियर गुड को कंज्यूम करेंगे? हमने पढ़ा था ना इंफीरियर गुड का रिलेशन इनकम के साथ कैसा था? नेगेटिव. यस. तो जैसे ही पुअर क्लास की इनकम बढ़ जाए, सपोज किसी को अच्छी नौकरी मिल जाए, बहुत गरीबी देखी उसने अपनी जिंदगी में, और अचानक उसको अच्छी नौकरी मिल जाए, वो एग्जाम क्वालिफाइड कर लिया, बेटर जॉब मिल जाती है, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया. तो जो लो क्वालिटी राइस वो पहले कंज्यूम कर रहा था, अब वो उसको कंज्यूम नहीं करेगा. तो प्राइस में फॉल होने के बावजूद उसकी डिमांड फॉल हो जाती है, राइट. और प्राइस बढ़ने के बावजूद अगर वो पुअर रहता है तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी. तो इसका रिलेशन प्राइस के साथ तो पॉजिटिव हो गया और इनकम के साथ हाईली नेगेटिव हो गया. कैसे नेगेटिव हो गया? लाइक आई टोल्ड यू, इनकम बढ़ेगी तो डेफिनेटली इसकी प्राइस कितनी भी फॉल हो जाए उसकी डिमांड और फॉल होती चली जाएगी, चाहे कितनी भी बढ़ जाए उसकी डिमांड फिर बढ़ेगी. तो इसके साथ इसका नेगेटिव रिलेशन शो होता है इनकम के साथ, और प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन. So here this is why the concluding statement here, negative income effect is more powerful than the substitution effect. क्योंकि इस गुड के कोई सब्सिट्यूट ज्यादा नहीं होते, तो प्राइस में रिलेटिवली कोई भी चेंज आ जाए. अगर हम व्हीट और राइस को कंपेयर करें एज अ सब्सिट्यूट, तो अगर राइस की प्राइस बढ़ जाए तो हम व्हीट को परचेज कर लेते हैं, राइट. तो सब्सिट्यूशन इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि दोनों ही लो क्वालिटी है.
बट इनकम इफेक्ट बहुत पावरफुल है, क्योंकि इनकम बढ़ते ही हमारा कंजम्पशन इन इंफीरियर गुड्स का कम हो जाता है और इससे बेटर यानी इससे सुपीरियर क्वालिटी गुड पे हम चले जाते हैं। नॉर्मल गुड जिसको हम बोलते हैं, बेटर क्वालिटी, सुपीरियर क्वालिटी कंपेयर टू इंफीरियर वन। तो समझ में आया, गिफिन ने ये रियलाइज किया कि ऐसी गुड्स भी हैं हमारे आसपास जिनकी प्राइस कम होने के साथ डिमांड फॉल हो जाती है और प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड बढ़ जाती है। अब प्राइस फॉल होने से डिमांड कैसे कम हुई, एक और बात समझिए। प्राइस फॉल हुई तो जो अब सपोज वो गुड बाजरा है 10 रुपए का मैं खरीद रही हूँ, अगर बाजरे की प्राइस 5 रुपए हो जाती है तो आप वही सेम क्वांटिटी 5 में ले आओगे, 5 बच गई ना आपके पास एक्स्ट्रा, यानी आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। अब आप राइस भी खरीद सकते हो, या फिर आप उस दिन बाजरा ना खरीद के कोई बेटर क्वालिटी का राइस खरीद के खा सकते हो। सेम इन केस ऑफ लो क्वालिटी राइस, अगर प्राइस कम हो जाती है लो क्वालिटी राइस की तो आपका रियल इनकम बढ़ गई। अभी बताया ना मैंने रियल इनकम, तो आपकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ गई यानी आपकी इनकम कैपेसिटी बढ़ गई, तो अब आप सुपीरियर क्वालिटी की गुड खरीद सकते हो। सो इन दैट केस दिस लॉ विल नॉट वर्क। दिस इज व्हाई इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव एंड हाईली पावरफुल कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो दिस इज गिवन गुड्स एक्सप्लेनेशन कि मोस्ट इंफीरियर गुड में ऐसा रिलेशन है। नेक्स्ट इज स्टेटस सिंबल प्रोडक्ट लाइक डायमंड, कॉस्टली कारपेट्स, इट इज कॉल्ड वेबलिन इफेक्ट। स्टेटस सिंबल गुड हमें पता ही है, हमें जब शो ऑफ करने की आदत हो जाती है, जनरली इसको हम बोलते हैं व्हेन वी वांट टू शो ऑफ। जब हम दिखावा करने चाहते हैं, स्पेशली लेडीज के साथ बहुत होता है, जब वो कहीं पार्टी में जाए, कोई अच्छी साड़ी या कोई अच्छी ड्रेस या कोई अच्छा सा कैरी किया हुआ है कोई भी ज्वेलरी, उसको वो बढ़ चढ़ के प्रोमो करती हैं। जैसे कोई उनसे पूछ ले, प्राइस पूछी ना पूछी, लेकिन गुड्स के साथ प्राइस अपने आप बता देती है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना स्टेटस दिखाना है, अपना सिंबल दिखाना है, अपना लाइफ स्टैंडर्ड दिखाना है कि हम इस तरह की लाइफ में सरवाइव करते हैं और हम लो क्वालिटी गुड नहीं खरीदते, हम हाई प्राइस गुड खरीदते हैं। तो हाई प्राइस के साथ हम अपनी डिमांड को हाई दिखा रहे हैं और लो प्राइस के साथ हमारी डिमांड लो चल रही है। तो हम अपने घर में या अपने आसपास जब शो ऑफ करना चाहते हैं, सोसाइटी में अपने आप को ज्यादा हाई स्टैंडर्ड दिखाना चाहते हैं, तो हम हाई प्राइस गुड्स को ही लेना पसंद करते हैं। तो इसलिए हाई प्राइस गुड की डिमांड भी हाई बनी रहती है। अगेन लॉ डज नॉट अप्लाई और इसको हम बोलते हैं वेबलिन इफेक्ट। तो मे बी अगर वेबलिन इफेक्ट के नाम से क्वेश्चन आ जाए, सो यू नीड टू आंसर दी सेम थिंग। नेक्स्ट इज नेसेसिटी ऑफ लाइफ, दैट वी नो। जो हमारी जिंदगी की जरूरतें हैं, जिसके बिना हमारी लाइफ चल नहीं सकती, उनकी प्राइस में कोई भी राइस फॉल होता रहे, हमारी डिमांड पर कोई चेंज हार्डली नहीं आता। प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है, उन केसेस में प्राइस कम होने से डिमांड कम भी हो जाती है। सो दिस इज हाउ द नेसेसिटी वर्क्स। नेक्स्ट इज इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर। सम टाइम कंज्यूमर इग्नोर भी कर देता है, इल्यूजन में रहता है। इस इग्नोरेंस को हम एक्चुअली ले रहे हैं एक और टर्म के साथ, दैट इज कॉल्ड इल्यूजन। इल्यूजन इस बात का कि जो हाई प्राइस गुड है वही एक गुड क्वालिटी की है, और ऐसा होता है क्योंकि हमारे दिमाग में ये सेट है कि जो जिस गुड की प्राइस ज्यादा है वो बेस्ट क्वालिटी होती है, और जिसकी प्राइस लो है उसमें जरूर कुछ ऐसा वैसा होगा, किसी काम का नहीं है, उसको नहीं खरीदना। और ऐसा कई कंज्यूमर के साथ होता है। इसलिए यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि किन किन कंज्यूमर्स के साथ ऐसा बिहेवियर है कि जिसके साथ लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा, या ऐसी कौन सी गुड्स हैं जिसके साथ लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि हम तो उसको एक्सेप्टेबल लॉ मान रहे हैं। तो कहां पर आकर के हम अटक गए कि ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हुआ। तो एक और गुड यहाँ आ जाती है इग्नोरेंस, कंज्यूमर का बिहेवियर, इल्यूजन। ठीक है, सो हेयर वी हैव इल्यूजन। कंज्यूमर को पता है, उसको लगता है कि हाई प्राइस गुड ही बेस्ट है तो वही खरीदेगा, इसलिए वो लो प्राइस पे जाते हैं। लो प्राइस लो डिमांड, हाई प्राइस हाई डिमांड। नेक्स्ट इमरजेंसी, यू ऑल नो, मेडिकल इमरजेंसी, वॉर इमरजेंसी, कैलेमिटी इमरजेंसी। मेडिकल नीड है, अगर आपको ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोल दिया और आपसे कहा जाए कि आपको कल की कल कराना है, अदरवाइज यू कैन फेस सम सर्कमस्टांसेस, तो क्या होगा? आप ये कह दो कि नहीं डॉक्टर, जब मेरे पास पैसे अरेंज होंगे तब करूंगा, या इस ऑपरेशन की फीस में दे पाऊंगा तब करूंगा। यानी आप प्राइस से कंपेयर नहीं करोगे। यू विल ट्राई टू गेट बेस्ट एंड बेस्ट सर्जन फॉर योर ऑल इमरजेंसीज whenever he is and whenever whatever is the price। आपको प्राइस से फिर लेना देना नहीं होता, आपको चाहिए बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज, जिसके लिए आप कितनी भी प्राइस पे करने तैयार हो। इवन यू कैन अप्लाई फॉर द हायर प्राइस हॉस्पिटल्स एज वेल। सो दिस इज वाई इन मेडिकल इमरजेंसीज, इन वॉर इमरजेंसीज, हमें पता है जब वॉर हो जाती है, कैलेमिटी आती है, जैसे अभी हम ले सकते हैं पैंडेमिक की सिचुएशन आई, लॉकडाउन आई। जब शुरू में लॉकडाउन हुआ तो क्या हमारा बिहेवियर था? हाई प्राइस, आपको पता है मार्केट में हाई प्राइस चल रही थी गुड्स की, उस टाइम पे कंज्यूमर गुड्स की प्राइस हाई थी, फिर भी लोग भर भर के खरीद के होर्डिंग कर रहे थे। क्यों होर्डिंग कर रहे थे? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमें आगे ये सामान नहीं मिलेगा।
लॉकडाउन हो गया है, पता नहीं आगे चीजें मिली कि नहीं मिली, तो स्टोर करके रख लो, भर के रख लो सब कुछ अपने पास। सो व्हाट हैपेंड, हाई प्राइस पे भी हम ज्यादा डिमांड कर रहे थे और इस बात का फायदा प्रोड्यूसर्स ने उठाया, सप्लायर ने उठाया। कोविड-19 के शुरुआती लॉकडाउन पीरियड में उन्होंने अननेसेसरी गुड्स की प्राइस बढ़ा दी और प्राइस बढ़ने के साथ भी डिमांड बढ़ रही थी, यानी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। करेक्ट। नेक्स्ट एंड द लास्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, जो उसी से रिलेटेड है। अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगी तो प्रेजेंट में प्राइस कितनी भी कम हो हमारी डिमांड कम ही रहेगी। So with present price fall, demand fall, because we are expecting that in near future price for the commodity will fall. Same, if we are expecting the rise in price in future, so within the present time, if prices are high, then also your demand will be high. Existing high price पे भी आपकी demand high रहेगी क्योंकि आपको लगता है कि future में इसकी प्राइस बढ़ने वाली है। So this is how we react in future expectation, because of which law does not apply. यानी इन circumstances में law of demand apply नहीं होता। ऐसी goods में, ऐसे behavior of consumers में और ऐसी situations में law of demand apply नहीं होता। There will be a direct relationship. So I hope you all have understood related all the requirements of law of demand, meaning definition, related diagrams, why does law operate, and what are the exceptions. So that's all for today. Now we'll meet in the next video with the change in demand and change in quantity demanded, the last topic, the last theory of this segment. Till then, bye bye.